वेलकम बैक टू पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जितने भी थे सब एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, जो नॉन कोऑर्डिनेटर का जो भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये है आपका यूनिट। ठीक है, जो आपका पेपर है फर्स्ट वाला वो आपका क्या है, नॉन कोऑर्डिनेटर से संबंधित है। इसमें हमने पहले पढ़ लिए। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेटर का जो भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है। उसमें 10 जो है फाइलम आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाता है आपका, प्रोटोजुआ हो जाएगा। क्या हो जाता है, प्रोटोजुआ। ठीक है, प्रोटोजुआ हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। ठीक है, क्या हो जाता है, पोरी और फेरा, पोरीफेरा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो जाता है, निडेरिया। ठीक है, CNIDARI, निडेरिया। और फोर्थ आपका क्या हो जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज। क्या हो जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज, THES, ये फोर्थ हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एस्केल मिंथीज। क्या कहते हैं, ASCEL, एस्केल मिंथीज, एस्केल मिंथीज। और सिक्स वाला आपका हो जाता है एनेलिडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ANNELIDA, एनेलिडा। सेवन आपका क्या हो जाएगा, सेवन हो जाता है ऑर्थ्रोपोडा। क्या हो जाता है, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, और एट आपका हो जाता है एक मोलस्का। ठीक है, MO, मोलस्का। और नाइन वाला आपका क्या हो जाता है, इकाइनोडर्मेटा। क्या कहते हैं, ICHINO, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये आपका नाइन हो जाता है। और टेन वाला आपका क्या हो जाता है, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, क्या हो जाता है, हेमिकॉर्डेटा। ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा का। ठीक, तो हम बात करते हैं इसमें हमने क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट वाला जो आपका यूनिट था, ठीक है, उसमें आपका था प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा तक। ठीक है, प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा और प्रोटोजुआ हमने खत्म कर दिए। ठीक है, अब आपका जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, यूनिट आपका सेकंड है। इसमें क्या लिखा है, टीनोफोरा से। ठीक है, कहाँ से, टीनोफोरा से आपका निमेटी हेलमिंथीज तक। ठीक है, कहाँ तक, टीनोफेरा से निमेटी हेलमिंथीज तक आपको क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो निमेटी हेलमिंथीज यानी कि एनिलिडा से पहले पहले यहाँ तक, एस्केल मिंथीज तक। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, एस्केल मिंथीज तक पढ़ना है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज भी पढ़ना है और आपको एस्केल मिंथीज भी पढ़ना है। ठीक है, और आपको निडेरिया थर्ड। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो तीन आ जाएंगे आपके सेकंड वाले यूनिट में। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा आपका, निडेरिया आ जाएगा, निडेरिया। इसी निडेरिया को क्या कहते हैं, टीनोफोरा कहते हैं। ठीक है, निडेरिया आ जाएगा और आपका प्लेटी हेलमिंथीज आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका आ जाएगा एस्केलमिंथीज। ठीक है, तो ये तीन आपको पढ़ने हैं सेकंड यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड यूनिट। ठीक है, ये रहा, इसमें पूछ रहा है कि जो आपका यूनिट 2 है, ये टीनोफोरा से लेकर कहाँ तक है, निमेटी हेलमिंथीज तक। ठीक है, और निमेटी हेलमिंथीज को ही हम क्या कहते हैं, एस्केल मिंथीज भी कहते हैं। ठीक है, एस्केल मिंथीज। ठीक है, तो एस्केल मिंथीज हो या निमेटी हेलमिंथीज लिखा हो। ठीक है, और टीनोफोरा लिखा हो या आपका निडेरिया लिखा हो। क्या लिखा हो, निडेरिया। ठीक है, इसको निडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तीन हमने इसमें फाइलम पढ़ना है, टीनोफोरा टू निमेटी हेलमिंथीज। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके सेकंड यूनिट के। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जूलॉजी और जूलॉजी। ठीक है, पेपर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर आपका कौन सा है, सेमेस्टर है फिफ्थ वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे किसकी, तो इसमें जो आपका टीनोफोरा से निमेटी हेलमिंथीज तक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
जो टीनिया होता है, ठीक है, टीनिया सोलियम की वर्गीकरण, स्वभाव, आवास एवं संरचना का वर्णन कीजिए। तो टीनिया सोलियम के बारे में आपको लिखना है, वर्गीकरण क्या होता है इसका, स्वभाव क्या होता है, आवास क्या होता है और संरचना क्या होता है, ठीक है, ये पूरा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा, ठीक है, अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्या दे रखा है, परिक्वट देहखंड, ठीक है, परिपक्व देहखंड, ठीक है, या मेच्योर प्रोग्लॉक्टेड। दूसरा आपका है ग्रेविड देहखंड। तो ये दो चीज़ें दे देगा, ये किसकी हैं, ये टीनिया के ही दोनों भाग हैं, ठीक है, परिपक्व देहखंड और आपका ग्रेविड देहखंड, ठीक है, ये दोनों टीनिया के ही भाग हैं, ठीक है। या इन पे शॉर्ट नोट लिखने को दे देगा दोनों पे, ठीक है, या जो लिखा हुआ है, ठीक है, टीनिया सोलियम के वर्गीकरण, स्वभाव, आवास एवं संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका टीनिया होता है, ठीक है, टीनिया सोलियम का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, इससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथी जो होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आपका प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लेनेरिया, ये आपका क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथीज का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मोजोस्टोमा की बात करें, क्या, मोजोस्टोमा, मोजोस्टोमा, ये भी आपका इसी का होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें टीनिया की, किसकी, टीनिया, तो टीनिया भी किसका होता है, प्लेटी हेलमिंथीज का ही क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फेसियोला, आपने सुना होगा फेसियोला, फेसियोला, ये भी इसका ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इतने इनकी हम बात करेंगे। ये क्या होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, क्या होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये चपटे कृमि होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो तो हम बात करते हैं कि जो टीनिया है इसका वर्गीकरण की पहले सबसे पहले बात करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो वर्गीकरण की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है टीनिया सोलियम का क्लासिफिकेशन, ठीक है, या वर्गीकरण। फाइलम की बात करते हैं, जो आपका टीनिया सोलियम होता है ये कौन से फाइलम या कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आता है प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, किसमें आता है, प्लेटी हेलमिंथीज में, ठीक है। दूसरा क्लास क्या होता है इसका, सेस्टोडा, क्या होता है इसका क्लास, सेस्टोडा। और सब क्लास क्या होता है इसका, यूसेस्टोडा, ठीक है, क्लास सेस्टोडा, सब क्लास यूसेस्टोडा। ऑर्डर की बात करें तो इसको कहते हैं साइक्लोफिलीडिया, क्या होता है, साइक्लोफिलीडिया। जीनस की बात करें तो टीनिया सोलियम, ठीक है, तो टीनिया सोलियम जीनस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। बात करते हैं इसके स्वभाव की, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, स्वभाव और आवास, हैबिट एंड हैबिटेट, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसका स्वभाव कैसा होता है, ये है अपने मुख परपोषी मनुष्य की आंत्र में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है, ठीक है, कहाँ होता है, अपने मुख्य परपोषी मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है, ठीक है, यानी कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है, और उसी से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। ये अपने शीर्ष, ठीक है, जिसे हम स्कोलैक्स कहते हैं, ठीक है, की सहायता से आंत्र की म्यूकोसा से चिपका रहता है, ठीक है, किसके थ्रू चिपका रहता है, शीर्ष, ठीक है, उस पर क्या होता है, चूसक लगे रहते हैं, चार के लगे रहते हैं, चूसक लगे रहते हैं, उनसे ही आंत में चिपका रहता है। तथा परपोषी द्वारा पचाए भोजन का अवशोषण करता है, परपोषी यानी कि मनुष्य जो भोजन पचाता है उससे ही क्या करता है, ये अपना पोषण करता है, ठीक है। यह विश्वव्यापी है, मतलब हर जगह पाया जाता है, तथा सूअर खाने वाले मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, सूअर खाने वाले मनुष्यों में ये देखने को मिलता है आपका टीनिया सोलियम, ठीक है। संरचना की बात कर लेते हैं, जो टीनिया सोलियम है इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका शरीर फीते की तरह लंबा तथा चपटा होता है, ठीक है, कैसा होगा, फीते की तरह लंबा और कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है, रिबन टाइप। इसे फीता कृमि यानी कि टैप वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, तो टीनिया सोलियम को टैप वॉर्म भी कहते हैं। इसका शरीर बहुत खंडों में विभाजित रहता है, ठीक है, सेगमेंट ऐसे इस तरह से इसके शरीर में बहुत सारे खंड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पंक्तिबद्ध तथा रचना में समान होते हैं। कैसे होते हैं, पंक्तिबद्ध, और रचना में कैसे होते हैं, लगभग एक दूसरे के समान ही होते हैं। शरीर की लंबाई 108 से 450 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ अवस्थाओं में इसकी लंबाई और भी अधिक देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्मली कितनी होती है, 108 से 450 सेंटीमीटर, ठीक है, और कभी कभी ये लंबाई ज़्यादा भी देखने को मिलती है। ये प्रायः सफ़ेद रंग का होता है, कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, कह रहा है, किंतु पीला या
हल्का पीला तथा भूरा भी होता है। प्राय सामान्यतः इसका रंग की बात करें तो वो कैसा गिना जाता है, तो उसको कहा जाता है कि सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कभी कभी मतलब इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला या पीले रंग तथा भूरा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका शरीर संरचना के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो शरीर होता है, ठीक है, शरीर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, इनका जो पूरा शरीर होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं देखना है। ठीक है, पहला क्या होता है इनका, फर्स्ट भाग क्या होता है, शीर्ष या स्कोलेक्स। ठीक है, शीर्ष या स्कोलेक्स। दूसरा भाग होता है ग्रीवा या गर्दन जिसे कहते हैं नेक। ठीक है, थर्ड आपका होता है शरीर या स्ट्रोबिला। ठीक है, बॉडी और स्ट्रोबिला। तो ये 3 भाग हैं इनके शरीर के। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इनका शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष जिसे हम स्कोलेक्स कहते हैं। ठीक है, यह शरीर का अग्र सिरा होता है। क्या होता है, शरीर का सबसे आगे वाला सिरा होता है। ठीक है, ये रहा आपका स्कोलेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, शरीर का सबसे आगे वाला सिरा होता है, इसे स्कोलेक्स कहते हैं, जो एक घुंडी के समान होता है। किसके समान होता है, नौब या घुंडी के समान होता है। ठीक है, ये रही एक घुंडी टाइप। ठीक है, और यहाँ से ऐसे देखो क्या बन गया, एक घुंडी के टाइप का बन गया। तो घुंडी के समान होता है, यह चौकोर तथा नाशपाती के आकार का होता है। आकार कैसा होता है इसका, चौकोर और नाशपाती के समान इसका आकार होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके 2 भाग होते हैं। अब भाई इसके जो शीर्ष होता है, शीर्ष भी 2 भागों में बटा रहता है। पहला क्या होता है, सिर, या इसे हम कहते हैं रोस्टेलम। ठीक है, सिर या रोस्टेलम। तो ये रहा आपका सिर या रोस्टेलम। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टेलम कहते हैं। ठीक है, या सिर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा तथा पिछला चौकोर भाग। ठीक है, एक होता है सिर या रोस्टेलम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसके पीछे वाला जो चौकोर भाग होता है। ठीक है, तो 2 भागों में इसका शीर्ष जो है डिवाइड रहता है। कौन कौन से भाग हैं, दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रोस्टेलम की बात करते हैं। ये रोस्टेलम क्या होता है, ठीक है, रोस्टेलम, ये देखो चित्र ये बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले भाग का रोस्टेलम कह रहा है, स्कोलेक्स के शिखर पर गतिशील शंकु रोस्टेलम कहलाता है। जो आपका क्या होता है स्कोलेक्स। ठीक है, ये रहा आपका स्कोलेक्स, इसके शिखर पर, ठीक है, कहाँ होता है, इसके शिखर पर एक गतिशील शंकु होता है, जिसे क्या कहते हैं, रोस्टेलम कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ये शंकु टाइप है, जो कि कैसा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टेलम कहते हैं। कह रहा है इसके चारों ओर हुकों की 2 पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं। ये आपको हुक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो इस तरह की संरचनाएं हैं, ये चारों ओर हुकों की 2 पंक्तियां इसके चारों ओर हुकों की लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियां लग गई। यह संख्या में 22 से 32 तक होती हैं। ठीक है, तो ये जो हुक होते हैं, ठीक है, रोस्टलर, ये कितने होते हैं, आपको बस 22 से 32 तक देखने को मिलते हैं संख्या में। ठीक है, बाकी ये क्या लगे हुए हैं, ये सकर लगे हुए हैं। ठीक है, जिन्हें हम चूसक कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, चूसक। ठीक है, इनसे ही चिपका रहता है हमारी आँख से। ये क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन। ठीक है, नेक, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नेक या गर्दन जैसे हम कहते हैं। बाकी क्या है, सेगमेंट। ठीक है, ये प्रत्येक क्या एक खंड है, और इसी एक खंड को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, सेगमेंट, और इसमें अद्वितीय क्षमता होती है, क्या करता रहता है, जीवन पर्यंत खंड बनाता रहता है। ठीक है, तो सेगमेंटों का ये क्या करता रहता है, जीवन पर्यंत इनको बनाता रहता है। ठीक है, जिससे इसकी लंबाई भी जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है। दूसरा भाग क्या था इसका, पिछला चौकोर भाग था। ठीक है, दूसरा भाग क्या था, पिछला चौकोर भाग था, जिसे हम कहते हैं डिस्टल 4 साइड पार्ट। ठीक है, ये रोस्टेलम के पीछे स्थित होता है। कहाँ होता है, रोस्टेलम के पीछे। ठीक है, ये रहा आपका रोस्टेलम, इसके पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है, रोस्टेलम के पीछे होता है। और इसका चौकोर भाग 4 अर्ध गोलाकार चूसक होते हैं। चौकोर भाग पर क्या होते हैं, 4 अर्ध गोलाकार क्या होते हैं, चूसक लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरह के 4। कह रहा है ये चूसक वास्तविक चूसक या एसिटेबुला कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम ट्रू सकर कहते हैं या एसिटेबुला कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रू सकर हो जाते हैं या एस्टिबुला हो जाते हैं। ठीक है, यह चतुर्भुज के चारों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज टाइप जो संरचना होती है उसके चारों ओर ये क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। इन 4 चूसकों में से एक पृष्ठ तल पर, एक अधर तल पर, 2 अन्य पार्श्व तलों पर स्थित रहते हैं। ठीक है, तो चारों की स्थिति क्या है, एक कहाँ होगा, पृष्ठ तल पर होगा, एक अधर तल पर यानी कि बीच में लगभग, और 2 कहाँ होंगे, पार्श्व यानी कि साइड पे लगे रहते हैं। ठीक है, पार्श्व यानी कि
दो साइडों पर देखने को आपको मिल जाते हैं। हुक तथा चूसकों की सहायता से स्कोलेक्स परजीवी की आंतरिक श्लेष्मा से मजबूती से चिपका रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, हुक लगे रहते हैं। ठीक है, हुक और किसकी सहायता से, स्कोलेक्स। ठीक है, स्कोलेक्स। ठीक है, इन दोनों की सहायता से क्या होता है, परजीवी की आंत में मजबूती से चिपका रहता है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका एक पूरा चित्र, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये है आपका टीनिया सोलियम। ठीक है, पूरा चित्र है टीनिया सोलियम का। ये क्या है, इसका सबसे ऊपरी भाग जिसे हम क्या कहते हैं, स्कोलेक्स कहते हैं। बाकी उसके नीचे वाले जो खंड होते हैं उन्हें कहते हैं नेक। ठीक है, या गर्दन। और उसके नीचे थोड़ी और अगर आप बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनमेच्योर। ठीक है, प्रोलॉक्टेड। ठीक है, इमेच्योर। ठीक है, ये अभी कैसे हैं, अपरिपक्व हैं। बाकी ये जो बड़े बड़े आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं, मेच्योर प्रोलॉक्टेड। ठीक है, कैसे हैं, मेच्योर। ठीक है, तो ये परिपक्व प्रोलॉक्टेड है। ठीक है, बाकी ये क्या है, इसके सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं ग्रेविड प्रोलॉक्टेड। ठीक है, तो ग्रेविड प्रोलॉक्टेड ये इमेच्योर हो जाएंगे, ये मेच्योर हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या बन जाएगा, एक टीनिया का पूरा चित्र एक अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना देना इसका चित्र बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या आ जाता है, ग्रीवा या गर्दन। ठीक है, क्या आ जाता है, ग्रीवा या गर्दन। पहला शीर्ष था, अब क्या आ गया, ग्रीवा या गर्दन। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्कोलेक्स के पीछे यह एकदम सुस्पष्ट छोटा और संकरा भाग होता है। संकरा मतलब कैसा होता है, पतला। ठीक है, पतला, नैरो टाइप। ठीक है, किसके नीचे मिलेगा आपको, स्कोलेक्स के पीछे मिलता है। ठीक है, जस्ट स्कोलेक्स के पीछे। यह ऊपरी तथा निचली सतह पर चपटी होती है। ठीक है, ऊपर और नीचे आपको कैसा मिलेगा, चपटा मिलेगा। इससे जंतु में जीवन पर्यंत देहखंड मुकुलन द्वारा बनते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो जंतु होता है उसमें जीवन पर्यंत यानी कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसमें क्या बनते रहते हैं, देहखंड। ठीक है, प्रोलॉक्टेड इसमें बनते रहते हैं, किसके द्वारा, बडिंग द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा इसमें देहखंड बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रीवा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड था आपका शरीर या स्ट्रोबिला, जैसे हमने देखा था। ठीक है, सबसे ऊपर ये क्या होता है, यह जंतु के शरीर का सर्व प्रमुख भाग है। ठीक है, तो जो शरीर होता है वो क्या होता है, जंतु के शरीर का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें 800 से 1000 देहखंड क्रमबद्ध एक के पीछे एक श्रृंखला के रूप में लगे होते हैं। कितने से, 800 से 1000। ठीक है, देहखंड। ठीक है, जो कि आपके इस तरह के सेगमेंट लगे हुए थे, ये एक के पीछे एक लगे रहते हैं। प्रत्येक देहखंड में एक जननिक अंगों का समूह होता है। जननिक अंग यानी कि इसी एक ही खंड में आपको नर अंग भी मिल जाएंगे और इसी में आपको क्या मिल जाएंगे, मादा जनन अंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी में आपको दोनों जो है नर जनन अंग देखने को मिल जाते हैं। देहखंडों के पंक्तिबद्ध व्यवस्थित होने से इनमें जनन अंगों का विकास भी होता रहता है। ठीक है, तो जो देहखंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, जिस कारण इनमें जनन अंगों का विकास होता रहता है। और ये प्रक्रिया देहखंडी भवन कहलाती। इसे क्या कहते हैं, प्रोलॉक्टिजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोलॉक्टिजेशन। तथा प्रत्येक खंड प्रोलॉक्टेड कहलाता है। तो प्रत्येक खंड को हम क्या कहते हैं, प्रोलॉक्टेड कहते हैं। ठीक है, मेच्योर और मेच्योर हो सकता है। ग्रीवा से निरंतर नए देह खंडों का निर्मित होने से ये खंड पीछे सरकते रहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीवा होती है, ठीक है, जो नेक होती है गर्दन आपकी, उससे क्या होता है, नए नए खंड बनते रहते हैं और ये खंड पीछे की ओर खसकते रहते हैं। ठीक है, जब ये नेक है तो ये क्या करेगी, नए नए खंडों को बनाएगी और ये खंड क्या होंगे, पीछे की ओर खसकते रहते हैं। ठीक है, इससे गर्दन के समीप छोटे नए और अपरिपक्व देहखंड होते हैं। ठीक है, तो जो गर्दन के पास वाला स्थान होता है यहाँ पर कैसे होते हैं, इमेच्योर आपके प्रोलॉक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये है आपका इमेच्योर। ठीक है, तो ये गर्दन के पास ये यहाँ पर बनते रहते हैं नए नए और पीछे खसकते रहते हैं। तो गर्दन के पास वाले जो खंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, तथा परिपक्व तथा बड़े खंड शरीर के पिछले भाग में होते हैं। ठीक है, तो जो मेच्योर खंड होते हैं वो कहाँ होते हैं, शरीर के पिछले भाग में। ठीक है, बड़े बड़े खंड आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। जननांगों के विकास के आधार पर देह खंडों को निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। तो जो देह खंड है उसको निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, किसके आधार पर, जननांगों के विकास के आधार पर। ठीक है,
पहला खंड क्या हो जाएगा, अपरिपक्व खंड, ठीक है, जिसे हम इमेच्योर प्रोलॉक्टेड कहते हैं, ठीक है, जो कि गर्दन वाला था। दूसरा था आपका परिपक्व देह खंड, जिसे मेच्योर प्रोलॉक्टेड कहते हैं, ठीक है, जो कि शरीर के पीछे वाला भाग था, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े खंड दिखाई दे रहे थे। तीसरा होता है आपका अंडपूर्ण देह खंड, ठीक है, जिसे ग्रेविड प्रोलॉक्टेड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इनमें टिप्पणी भी पूछी थी आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, इनमें दो से, ठीक है, परिपक्व देहखंड यानी कि मेच्योर प्रोलॉग्ड, और दूसरा था ग्रेविड देहखंड यानी कि ग्रेविड प्रोलॉग, ठीक है। इन पर या तो इन पर ही टिप्पणी लिख दो, या क्या करो पूरा लिख के आओ, ठीक है, तब आपको सेम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको इसी में कवर कर लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, एक तो अपरिपक्व देहखंड हो जाएगा, दूसरा परिपक्व हो जाएगा, तीसरा अंडपूर्ण, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे किस पर पूछी है टिप्पणी, पहले वाले पर पूछी है और लास्ट वाले पर पूछी है, ठीक है, अपरिपक्व और अंडपूर्ण देहखंड, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो अपरिपक्व आपका देहखंड होता है, ठीक है, इमेच्योर प्रोलॉक्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये नेक के गर्दन के पास पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है यह नए बने हुए खंड होते हैं, कैसे होते हैं, नए खंड होते हैं, और ग्रीवा के ठीक पीछे स्थित होते हैं, इतनी तो पता है आपको, ठीक है, यहीं से नए खंड बनते हैं। तो ये कैसे होते हैं, नए वाले होते हैं, ठीक है, और जो पुराने होते हैं वो पीछे खसकते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 200, ठीक है। तो नेक के पास जो छोटे छोटे प्रोलॉक्टेड होते हैं, इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास होती है। इनमें जननांग नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो नए वाले खंड होते हैं, ठीक है, अपरिपक्व खंड होते हैं, उनमें कोई भी जननांग आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यह परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसकी यह लंबाई की अपेक्षा अधिक चौड़े रहते हैं, ठीक है, लंबाई कम और ये चौड़े ज़्यादा होते हैं, अर्थात यह आयताकार होते हैं, ठीक है। तो इनकी आकृति कैसी होती है, आयताकार इनकी आकृति होती है अपरिपक्व देहखंडों की, ठीक है। दूसरा है आपका परिपक्व देहखंड यानी कि मेच्योर प्रोलॉक्टेड, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं, इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 450 होती है, कितनी होती है, 450। ये अपरिपक्व देहखंडों के ठीक पीछे, ठीक है, किसके, जो इमेच्योर प्रोलॉक्टेड होते हैं उनके जस्ट पीछे वाले जो खंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं परिपक्व देहखंड, ठीक है। तो ये अपरिपक्व देहखंडों के ठीक पीछे होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं भाई, कैसे होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं, समान लंबाई और समान चौड़ाई में, ठीक है। करा पूर्ण परिपक्व यानी कि जो आपका मेचर वाला होता है, ठीक है, करा पूर्ण परिपक्व देहखंड में जननांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेच्योर जो आपके प्रोलॉक्टेड होते हैं उनमें जननांग, ठीक है, नर और मादा, ठीक है, दोनों जननांग देखने को मिलते हैं। कह रहा है इन्हीं खंडों में अंडे उत्पन्न होते हैं, इनमें अंडों का भी निर्माण होता है, जिनका उसी देहखंड या किसी अन्य देहखंड के शुक्राणुओं से निषेचन होता है, ठीक है। तो या तो उसी देहखंड यानी कि जिसमें ये बनते हैं उनसे ही इनका निषेचन हो जाएगा, या किसी दूसरे देहखंड के शुक्राणुओं से इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। प्रत्येक देहखंड की पार्श्व भुजा पर एक उभार होता है, ठीक है, प्रत्येक देहखंड की पार्श्व भुजा यानी कि साइड वाली भुजा पर क्या होता है, एक उभार जैसा आपको देखने को मिलता है, जिसे जननिक पैपिला कहा जाता है। क्या कहते हैं, जननिक पैपिला यानी कि जेनेटिक पैपिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको ये दे रखा है, ये लिखा है टीनिया, ठीक है, टीनिया के परिपक्व खंड की अनुप्रस्थ काट यानी कि जो गर्दन से पीछे वाले जो परिपक्व खंड थे, ठीक है, उसकी अनुप्रस्थ काट यहाँ पर आपके सामने दिखाई गई है, ऐसे ऊपर से उसको काट दिया गया है, ठीक है, और एक भाग आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना आपको एक बना लेनी है, ठीक है, अच्छे से ऐसे, ठीक है, अंडाकार संरचना बना लेनी है। उसमें नाम क्या क्या लिखने हैं, यहाँ पर एक बीच में आप एक गोला सा बना देंगे, उसके बीच में भी छोटे छोटे डॉट रख देंगे, ठीक है, उन्हें कह देंगे ऊ साइड, क्या कहते हैं इनको, ऊ टाइप कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, उंगली समान संरचनाएं, इन्हें कहते हैं मेहलिस ग्लैंड, क्या कहते हैं, मेहलिस ग्लैंड, ठीक है। इस वाले खंड को हम कहते हैं क्यूटिकल, क्या कहते हैं, क्यूटिकल। और इस वाले खंड को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स, क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल, ठीक है। ये कैसी होती हैं, सर्कुलर मसल्स। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मस्कल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाती है आपकी। ये जो सिरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एसेसरी लेटरल नर्व, क्या हो जाएगा, एसेसरी लेटरल नर्व, ठीक है। ये गोल गोल संरचनाएं, ठीक है, सिक्के समान संरचनाएं, इन्हें कहते हैं लेटरल एक्सक्रेटरी कैनाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेटरल एक्सक्रेटरी कैनाल। ये छोटी छोटी संरचनाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं सब
क्यूटिकुलर सेल्स, ठीक है, क्या होती हैं, सब क्यूटिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्या लिखना है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड लिखना है, ठीक है। ये जो जगह दिखाई दे रही है इसका नाम क्या हो जाता है, मेड्यूला, क्या हो जाता है, मेड्यूला, ठीक है। ये जो बीच में है, दोनों लाइनों के बीच में जो एक लाइन है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेप्टम, क्या लिखना है, ट्रांसवर्स सेप्टम। इधर जो डॉट डॉट संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इनको लिखने कॉर्टेक्स, क्या लिखना है, कॉर्टेक्स। ये डार्क आपको संरचना दिखाई दे रही है लेटरल नर्व कॉर्ड, क्या है, लेटरल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। बाकी ये क्या है आपका ग्रांड सेल है, क्या है, ग्रांड सेल है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टेस्टीज, क्या कहते हैं, टेस्टीज, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। बाकी ये वाले भाग क्या हो जाते हैं जो डार्क डार्क हैं, ठीक है, इनको कहते हैं ओवरी। तो इनमें से कुछ नाम, ठीक है, सभी अगर आपको याद नहीं रहे तो कुछ नाम इनमें से आप क्या कर लेना, अच्छे से याद कर लेना जो कि आपको याद रहें, ठीक है। और एक छोटी सी ये संरचना आप बना देना, ठीक है, अंडाकार संरचना, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना, इसमें 2 संरचनाएं, बाकी इसमें नाम आपको याद रखना है कहाँ पर किसका नाम क्या लिखना है, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रख लेना, ये हो जाएगी कि आप परिपक्व खंड की एक अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है अंडपूर्ण देहखंड, क्या आता है, अंडपूर्ण देहखंड, जो कि आपका ग्रेविड प्रोलॉक्टेड होता है, ठीक है। तो इन पर फर्स्ट वाले पर और इस वाले पर टिप्पणी भी आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये क्या होता है, अंडपूर्ण, ये शरीर के सबसे पिछले भाग में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, शरीर का जो सबसे पिछले वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। इनकी संख्या 150 से 350 के बीच होती है, ठीक है, 150 से 350 के बीच में इनकी संख्या होती है। ये देहखंड भी वर्गाकार होते हैं, ठीक है। तो ये देहखंड भी कैसे होते हैं, ये भी आपके वर्गाकार, ठीक है, समान लंबाई और समान चौड़ाई के। इनमें मात्र गर्भाशय होता है, क्या होता है, इनमें केवल गर्भाशय इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्राविला के पिछले सिरे से अंडपूर्ण देहखंड शरीर से अलग होकर परपोषी की विष्ठा के साथ बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पिछले सिरे से अंडपूर्ण देहखंड शरीर से अलग होकर, ठीक है, क्या होते हैं, जो देहखंड यानी कि देह के जो सेगमेंट होते हैं उनसे क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और परपोषी की विष्ठा, ठीक है, यानी कि फीसिस से बाहर, फीसिस के साथ बाहर निकलते रहते हैं। अंडपूर्ण देहखंडों के अलग होने की ये क्रिया प्रमोचन या एपोलिसिस, क्या कहते हैं, प्रमोचन या एपोलिसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडपूर्ण देहखंड। ये रहा इसका एक छोटा सा भाग, लिखा है अंडपूर्ण देहखंड से अनुप्रस्थ काट का या गर्भाशय भाग से अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो ये किसकी है भाई, अंडपूर्ण देहखंड से अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अंडपूर्ण देहखंड की ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है, अंडपूर्ण देहखंड की ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, देख लो फटाफट से, ठीक है, कैसे आपको बनाना है, इस तरह से ये रही। बाकी इसके नाम यहाँ वहाँ जो भी नाम है आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, किस ऑर्गन को क्या नाम देना है, ठीक है। लेटरल नर्व कॉर्ड हो जाएगी आपकी, ये तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। और ये जो बीच वाली संरचना है ट्रांसवर्स मसल्स इसको कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ यूटेरस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ यूटेरस। ये जो स्टार लाइक संरचना यहाँ दिखाई दे रही है डोर्सोवेंट्रल मसल्स, ठीक है। बाकी इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर मसल्स, ठीक है, जो पहले हमने देखे थे, ठीक है, सेम नाम आपके लगभग वही है, ठीक है। तो इसको और आप पहले वाले को, ठीक है, इन दोनों को आप बनाना अच्छे से सीख लेना, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि जो एपोलिसिस होता है, ठीक है। तो एपोलिसिस की क्रिया के द्वारा फीता कृमि के शरीर की लंबाई सीमित तथा संतुलित रहती है, ठीक है। तो इसी के कारण इसके जो शरीर की लंबाई है वो कैसी रहती है, सीमित रहती है और संतुलित रहती है। साथ साथ विकासशील भ्रूण शरीर से बाहर आकर अपनी द्वितीय परपोष द्वारा अंतर्ग्रहित हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, जो विकासशील भ्रूण होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं और अपनी द्वितीय परपोषी द्वारा क्या हो जाते हैं, अंतर्ग्रहित हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, ठीक है, यानी कि क्या है, देह भित्ति, ठीक है। देह भित्ति क्या होती है, अपने आप में अलग हेडिंग है, ठीक है, जो ऊपर था वो खत्म हो गया। फीता कृमि की शरीर भित्ति क्यूटिकल, पेशी स्तर तथा पेरेन्काइमा में भिन्न होती है, किसमें, क्यूटिकल, पेशी स्तर
तथा पैरेन्काइमा में कैसी होती है, भिन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूटिकल। ठीक है, क्या होता है ये क्यूटिकल? ये शरीर का सबसे बाहरी स्थित है, इस सबसे बाहरी स्तर है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो अत्यधिक मोटा तथा प्रतिरोधी होता है। कैसा होता है ये, कैसा होता है, अत्यधिक मोटा। ठीक है, यानी कि कुछ मोटा होता है और कैसा होता है, प्रतिरोधी होता है। ठीक है, यह कैल्शियम कार्बोनेट से लिप्त प्रोटीन द्वारा बना होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से लिप्त प्रोटीन के द्वारा बना होता है। इस पर कैल्शियम के लवण एकत्रित रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम के साल्ट इस पर मिले रहते हैं और ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है, इसके कितने स्तर होते हैं, 3, जो इस प्रकार हैं। तो इसके तीनों स्तर क्या हैं? पहला क्या हो जाएगा स्तर इसका, पहले स्तर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला स्तर क्या हो जाता है, रोम परत। ठीक है, क्या हो जाता है, रोम परत। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोमीडियल लेयर। क्या होता है, कोमीडियल लेयर। ये सबसे बाहरी स्तर होता है। ठीक है, जो रोम परत होता है वो क्या होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है, जिस पर बालों या झालर के समान उभार होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है इस पर क्या होते हैं, जैसे बाल दिखाई देते हैं ना, बाल या झालर के समान उभार जैसे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना है। दूसरा होता है समांगी परत या मध्यम परत। ठीक है, जिसे हम होमोजेनियस लेयर या मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। ये बीच की मोटी तथा समांगी परत होती है। ठीक है, तो एक अंदर होती है और एक क्या होगी, बीच में। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी परत या मध्य स्तर परत। ठीक है, तीसरा होता है आपका आधार कला। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, यह सबसे अंदर का स्तर होता है। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं, रोम परत। ठीक है, सबसे बाहर स्तर जिसपे बालों या झालर के समान उभार होते हैं। दूसरा है आपका समांगी परत या मध्य स्तर। ये क्या होता है, बीच की मोटी समांगी परत होती है। ठीक है, बीच वाली, एक अंदर वाली होती है, इसे कहते हैं आधार कला। ये सबसे अंदर का स्तर होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रकार। ठीक है, 3 स्तर होते हैं जो इस प्रकार से हैं। अब दूसरा आपका आता है पेशी स्तर। ठीक है, क्या है आपका, दूसरा है आपका पेशी स्तर। ठीक है, मस्कुलर लेयर जैसे हम कहते हैं। तो कह रहा है कि क्यूटिकल के ठीक नीचे वृत्तीय तथा अनुदैर्ध्य पेशियों का स्तर होता है। किसके नीचे, क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, अनुदैर्ध्य पेशियों का एक स्तर होता है। ठीक है, फीताकृमि में एपिडर्मिस नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इनमें जो है एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये रहा एक छोटा सा चित्र, और जी इसको आप लोग अच्छे से बनाना देख लेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में टीनिया की देहभित्ति का अग्र अनुदैर्ध्य काट। ये किससे देखा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा है। ठीक है, टीनिया की देहभित्ति का अग्र अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, ड्रॉ कर देना अच्छे से ऐसे। ठीक है, न्यू बना देना, और इधर क्या कर देंगे आप, कुछ माइक्रो ट्रैक्सिस निकाल देंगे। ठीक है, माइक्रो ट्रैक्सिस यहाँ पर कुछ निकल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपकी इस तरह की संरचनाएं हैं। ठीक है, कांटेदार संरचनाएं हैं। इसमें अंदर कुछ इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक कैनाल। ठीक है, क्या है एंडोप्लाज्मिक कैनाल, ये एक भाग है जो कि यहाँ से यहाँ तक खाली है, इसे कहते हैं पोर कैनाल। ठीक है, छिद्रित कैनाल इसे कहते हैं। बाकी इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ से इतने वाले भाग को नाम देना है आपको टेगुमेंट। ठीक है, क्या, टेगुमेंट। ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, पत्थर के समान, इनको कह देना है सर्कुलर मसल्स। क्या है ये, सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, ये कैसी हो जाएंगी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी आपकी, इसको कहते हैं मीजोनकाइम। क्या कहते हैं, मीजोनकाइम कहते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैगुमेंट सेक्रेटिंग मीजोनकाइम सेल। ठीक है, इस वाले भाग को क्या लिखेंगे, लाइट स्टैंडिंग सेल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन क्रिस्टलाइड, और ये क्या हो जाते हैं आपके फैट। ठीक है, तो फैट भी यहाँ पर भरे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये देख लो इनमें क्या संरचना, आपको कहाँ पर किसका नाम लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे। तीसरा हो जाता है क्या, पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा ये क्या होता है, ये समस्त देह गुहा के भीतर भरा रहता है। ठीक है, तो जो आपका पैरेन्काइमा है वो कहाँ भरा रहता है, पूरे देह गुहा के भीतर भरा रहता है। कह रहा है जिसमें पेशीय तंत्र का तंतु तथा अन्य अंग होते हैं। ठीक है, तो जो पेशीय तंत्र का तंत्र होता है या तंत्र का तंतु होता है, वो उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी के अंदर भरे रहते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इसी के अंदर भरे रहते हैं। ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक खंड में
पैरेनकाइमा 2 भागों में बटा रहता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेनकाइमा, ठीक है। ओ सॉरी, तो मीसेनकाइमा है। चलो, तो प्रत्येक खंड में, ठीक है, जितने भी खंड होते हैं उनमें सभी में पैरेनकाइमा होता है, वो आपका 2 भागों में बटा रहता है, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग क्या होता है उसका? कार्टिकल भाग, ठीक है। क्या होता है? कॉर्टिकल भाग होता है। दूसरा भाग होता है क्या? मेडुलरी भाग, ठीक है। तो 2 भाग होते हैं, कॉर्टिकल भाग और आपका मेडुलरी भाग, ठीक है। इन दोनों को भिन्नित करने के लिए वृत्तीय पेशी की एक पट्टीदार रचना होती है। इन दोनों को भिन्नित यानी कि इन दोनों को अलग करने के लिए क्या मिलती है आपको? वृत्तीय पेशी की एक पट्टीदार रचना मिलती है, ठीक है। पैरेनकाइमा में ग्रंथिल कोशिकाएं तथा ऊर्ध्व क्यूटिकल कोशिकाएं, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, सब क्यूटिकुलर सेल्स कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें पूछा गया था कि जो आपका टीनिया सोलियम है, ठीक है, टीनिया सोलियम है, इसका क्या करना है आपको? वर्गीकरण करना है, ठीक है। टीनिया सोलियम के बारे में हमने लिखा था, टीनिया सोलियम, ठीक है। इसमें टीनिया सोलियम का स्वभाव पूछा था, ठीक है, स्वभाव क्या होता है इसका, और आवास क्या होता है, आवास या वास स्थान, और इसका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।